हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपका अपना अमित वर्मा आज आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं अपने मोशन के नीट चैनल पर। और आज से हम शुरू कर रहे हैं एक बहुत कमाल की सीरीज़, एक पॉडकास्ट सीरीज़। और इस पॉडकास्ट सीरीज़ का नाम है सवाल पर चर्चा। जी हाँ प्यारे बच्चों, हमारे साथ होंगे एक से बढ़ के एक दिग्गज जो कोटा कोचिंग के महारथी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं। और जब ये बात आती है कि जब आप तैयारी कर रहे हो नीट के एग्ज़ाम की तो किससे सलाह लेनी चाहिए, यानी कि हमारे सलाहकार कौन होने चाहिए। जैसे महाभारत में एक तरफ शकुनी थे और एक तरफ थे श्री कृष्ण। और आप सब जानते हैं अगर सलाहकार बढ़िया हो, यानी कि श्री कृष्ण जैसा सलाहकार हमें मिल जाए तो मुझे लगता है शायद कि उपलब्धियों के हस्तिनापुर आसानी से जीते जा सकते हैं। तो आज ऐसे ही एक्सपर्ट मेरे साथ होंगे। उन एक्सपर्ट के साथ हम करेंगे कुछ सवाल जवाब, सीधे सवाल जवाब, कोई ऐसी बात नहीं, सीधे सवाल जवाब। वो सवाल जो उन बच्चों के हैं जो वास्तव में तैयारी कर रहे हैं, जो अपने करियर को लेकर के थोड़े से चिंतित हैं। तो प्यारे बच्चों, बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज हम करेंगे चिंतन आपके उन सवालों का। मेरे साथ होंगे एक्सपर्ट। और सबसे बड़ी बात यह प्यारे बच्चों, वो एक्सपर्ट होंगे जिनको कम से कम भी 15+ सालों का एक्सपीरियंस होगा। ऐसे एक्सपर्ट होंगे जिनके हजारों बच्चे मेडिकल कॉलेज में पहुंच चुके होंगे। क्योंकि हम जब किसी से सलाह लें तो मेरा मानना यह है कि कम से कम विषय विशेषज्ञ तो होना चाहिए। तो ऐसे कुछ एक्सपर्ट्स के साथ हम ये आज का सेशन शुरू कर रहे हैं। और आज के हमारे गेस्ट हैं, जी हाँ प्यारे बच्चों, विकास थारवान सर। विकेटी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हैं एक्सपर्ट्स जूलॉजी के सीनियर फैकल्टी मोशन एजुकेशन कोटा, जिनको अनुभव है 15+ से अधिक सालों का, जो जूलॉजी के एक्सपर्ट हैं, साथ ही साथ जिन्होंने मेंटर किया है AIR 1 AIR 5 को। तो बहुत सौभाग्य की बात है आज सर हमारे साथ हैं इस चर्चा पर। सर कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिल्कुल नमस्कार सर, बिल्कुल ठीक है। तो जी सर, तो मैं चाहता हूं कि ज़्यादा समय ना खराब करते हुए आइए सीधे सीधे मुद्दे की बात करते हैं। बच्चों के सर कुछ सवाल हैं जो हमने पहले ही पता कर लिए थे, तो मैं चाहता हूं कि सीधे आपसे चर्चा करें। तो विकेटी सर, जैसे सबसे पहला सवाल तो मुझे भी ये कभी कभी लगता था, मैथ्स फिजिक्स लॉजिकल है, बिल्कुल जूलॉजी थोड़ा सा याद करने वाला सब्जेक्ट है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या जूलॉजी केवल और केवल रटने वाला सब्जेक्ट है या उसको लॉजिक के आधार पर पढ़ा जा सकता है? क्या कहते हैं आप? सर, ऐसा तो कुछ नहीं है सर। कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको लर्न करना पड़ता है, लेकिन लॉजिक तो है ही। एक्चुअल में बायोलॉजी जो बनी है सर, वो केमिस्ट्री और फिजिक्स से बनी है सर। अच्छा, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। अर्थ का जो ओरिजिन है आप देखोगे, बिल्कुल केमिस्ट्री चली पहले, फिर केमिस्ट्री होने के बाद रिएक्शंस हुई है, देन फिर हम कह सकते हैं अर्थ का ओरिजिन हुआ है और लिविंग ऑर्गेनिज्म का ओरिजिन हुआ है, हम कह सकते हैं। तो बिना केमिस्ट्री के, बिना फिजिक्स के तो हम कुछ पढ़ नहीं सकते, आगे बायोलॉजी को पढ़ नहीं सकते अच्छे से। तो जरूरी है सर इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होने जरूरी है, केमिस्ट्री और फिजिक्स के। सर दूसरा सवाल मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे NCERT हम सब लोग जानते हैं भाई, NCERT गॉड है, NCERT पढ़नी चाहिए, NCERT से पेपर आता है। सर जूलॉजी की NCERT का नीट में क्या योगदान है और सर उसको हमें कैसे पढ़ना चाहिए? एक्चुअल में सर वाकई में NCERT बेस बहुत अच्छे से क्वेश्चन आते हैं। अभी जो पैटर्न चल रहा है एग्जाम के अंदर, वो NCERT मैक्सिमम कवर करते हैं। तो NCERT पढ़ने का तो यही है कि सर उसकी लाइन टू लाइन हमें पहले तो पढ़नी तो चाहिए, हमें याद तो नहीं चाहिए। NCERT एक टेक्स्ट बुक होती है, बिल्कुल, उसके NCERT की लाइन टू लाइन हमें पता होनी चाहिए कि NCERT लिखा है या नहीं लिखा। पहली बात तो उससे ही कई सारे क्वेश्चंस के आंसर चले जाते हैं सर। और बट पढ़ने का मतलब ये नहीं कि उसको रट लें अपन ने, उसका कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए सर। और एक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे, एक एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे, तो क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी बनते हैं एग्जाम के अंदर, जैसे अससन रीजन वाले बनते हैं, वहां बिना एक्सप्लेनेशन के, यदि आपने एक्सप्लेनेशन पता नहीं है तो आप उनके आंसर दे ही नहीं सकते। तो बायोलॉजी रटना नहीं है बिल्कुल सर, उसको एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ना है। और ऐसा तभी हो सकता है जब आपके पास में बेस्ट से बेस्ट टीचर हो, जिनके पास अच्छा एक्सप्लेनेशन करने का या जिनके पास में एक्सपीरियंस हो एक पढ़ाने का। मतलब जैसे आपने 15 साल सब्जेक्ट को दिया है, तो मतलब और बच्चों ने इतने डाउट पूछे होंगे, तो मुझे लगता है शायद बच्चों के सवाल पूछने से एक नई दिशा मिलती है। बिल्कुल सर, हम सीखते हैं कई चीजें। और एक्चुअल में भाई हम 15 साल 17 साल से पढ़ा रहे हैं सर, तो एग्जामिनर पेपर बना रहा है सर, वो पहली बार या दूसरी बार बना रहा होगा। तो उसके दिमाग में तो कुछ ही क्वेश्चंस आए होंगे। हमने तो हजारों क्वेश्चन बना लिए उसी चैप्टर से।
तो वो कहाँ तक लेके जाएगा चैप्टर को, हम उससे कहीं ज्यादा ले जा चुके हैं चैप्टर को। हाँ, आपकी फैन फॉलोइंग ये बच्चों को बताती है कि जूलॉजी जैसा सब्जेक्ट रट्टा मारने का नहीं है। हाँ। आप भी बहुत इंटरेस्ट के साथ बिल्कुल हैं। सर, बहुत शायद अच्छे ह्यूमन से। रिप्रोडक्शन तो आपका बिल्कुल बिल्कुल फेवरेट चैप्टर है। बिल्कुल सर। और आपके डायग्राम्स की तो बच्चे बहुत तारीफ करते हैं, ये मैं अच्छे समझता हूँ। तो सर डायग्रामेटिक पढ़ाना सर बहुत बच्चों के एक पिक्चर बन जाती है। अच्छा, पिक्टोरियल मेमोरी में। हाँ। अच्छा सर, मतलब जूलॉजी के डायग्राम्स का क्या इंपॉर्टेंस है? सर एक्चुअल में जब डायग्रामेटिक अपन चलते हैं सर पढ़ाने के लिए, तो एक्चुअली जैसे मूवी देखने जाते हैं सर अपन, सर। तो मूवी के स्टेप बाय स्टेप डायग्रामेटिक चलती है, वहां पर सीक्वेंस में चलता है। सेम डायग्राम से आप पढ़ रहे हो तो एक सीक्वेंस में लर्न हो जाती है चीज आपको। तो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बन भी रहा है, एक्सप्लेनेशन के साथ बन रहा है, तो आराम से इजीली आंसर चला जाता है उसका सर। इजीली आंसर। हाँ, तो डायग्रामेटिक हो गया, क्या नाम से अपन लाइनर अरेंजमेंट करके पढ़ सकते हैं। तो ये तरीके होते हैं सर जूलॉजी पढ़ने का। मतलब ऐसा नहीं कि लाइन लिख दी रट लिया उसको, नहीं, वो एक डायग्रामेटिक हो गया, लाइनर हो गया, एक्सप्लेन के साथ पढ़ लिया अपने, वो जरूरी है सर चीज को। तो ये आपने सर से समझा कि डायग्राम की इंपॉर्टेंस क्या होती है। सर इसके बाद मैं एक अगले बहुत बढ़िया सवाल पे आने वाला हूँ। सर मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने ऑल इंडिया रैंक 1 को मेंटर किया, आपने ऑल इंडिया रैंक 5 को मेंटर किया, सर क्या बच्चों की उनके अंदर क्या ऐसी अलग चीज़ होती है जो उनको दूसरे बच्चों से अलग कर देती है? क्या स्पेसिफिकेशन होती है? यहाँ भी आप बच्चों के साथ लगे रहते हैं, आपको पता होता है इस वाले बच्चे की ये वाली रैंक आएगी, आप उस साथ एफर्ट डालते हैं, आपको पता रहता है ना। वैसे तो आप सब बच्चों के साथ केयर करते हैं, लेकिन आपका एक झुकाव उन बच्चों के लिए कुछ अलग तरह से होता है। तो आप उनकी पहचान क्या है, क्यों वो बच्चे दूसरे बच्चों से कुछ अलग है, ऐसी क्या आदतें हैं उनकी? एक्चुअल में सर क्लास जब लेते हैं सर, तो उसमें हम सेम सभी बच्चे बैठे रहते हैं। उसमें नॉर्मल बच्चा भी है, लेवल भी डाउन वाला भी है, अपर वाला बच्चा भी। तो क्लास तो पूरा सबको सेम डिलीवर होगा मैटर तो। बट एक्चुअल में क्या होता है, जो हम आइडेंटिफाई कैसे कर लेते हैं कि हमारी पर्टिकुलर जगह पर क्या होती, हमारी निगाह होती है कि यार ये बच्चा यस कर रहा है, ये बच्चा कुछ मतलब अट्रैक्ट कर रहा है हमको, तो हम पकड़ लेते हैं उस बच्चे को कि यार ये बच्चा रिप्लाई कर रहा है। तो हमें समझ में आता है कि यार इस बच्चे के पास में कुछ ना कुछ है ऐसा कि ये एक्स्ट्रा है थोड़ा सा। फिर जैसे हम क्लास में बाहर निकले तो बच्चा क्लास से बाहर आ जाता है। फिर जहां भी उसको प्रॉब्लम आती है, जो बता के जाता है कि सर मैंने ऐसा ही पढ़ा है, मैं ऐसा भी जानता हूं, तो हम पकड़ लेते हैं इस बात को कि बच्चे को नॉलेज है। तो हमको थोड़ा सा इस पर ध्यान देना जरूरी है एक्स्ट्रा, क्योंकि ये रैंक ला सकता है बच्चा। तो हम थोड़ा सा उसकी मॉनिटरिंग अच्छे से करने लग जाते हैं फिर। तो मतलब आपका कहना ये है कि सबसे पहले स्टूडेंट शुड बी इंटरेक्टिव, उसे आपके साथ इंटरेक्ट करना चाहिए। बिल्कुल। इंटरेक्ट करने के बाद उसको आपका फॉलो अप भी लेना चाहिए। मतलब अपने डाउट को लेकर उसको सिंसियर होना चाहिए। ये नहीं कि डाउट आया तो उसको भूल गए, तो डाउट के साथ साथ उसको सिंसियर भी होना चाहिए। जैसा आप कह रहे हैं बच्चा पीछे पड़ जाता है आपके। बिल्कुल। और फिर सबसे बड़ी बात, जैसा आपने कहा भाई क्रॉस एग्जामिन भी करे कि सर मैं तो ऐसे सोच रहा था, आप ऐसे सोच रहे थे। तो ऐसा भी लक्षण होता है इन बच्चों का। तो प्यारे बच्चों, अगर आपके अंदर भी सवाल पूछते हुए थोड़ी बहुत भी हेजिटेशन है तो प्लीज उसको रिमूव करिए, अपने टीचर्स के साथ कनेक्ट करिए अपने आप को, और जैसे हो ऐसा ही अपने आप को प्रस्तुत करिए। बिल्कुल क्यों सर? बिल्कुल। कोई अपने टीचर से हिंड्रेंस नहीं रखनी है। जिस भी तरह के आप हैं ऐसे अपने आप को प्रस्तुत कीजिए। आपके अध्यापक वही समझेंगे जो उन्हें समझना होगा, वो नहीं समझेंगे जो आप सोच रहे होंगे, है ना। क्योंकि एक अध्यापक को पता होता है, उसका एक तजुर्बा होता है। और जब एक 15 वर्ष का अनुभवी अध्यापक हमारे साथ हो तो प्यारे बच्चों, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चीज होती है। उसके पास बहुत सारे फ्रेम होते हैं, वो तुरंत बच्चों को पिक कर लेता है और बता देता है भाई तेरे अंदर सोडियम पोटेशियम कौन से सॉल्ट की कमी है। क्यों डॉक्टर साहब? अच्छा, आप प्रोफेशन से भी डॉक्टर हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। आपका नाम डॉक्टर विकास थारवान है। मैं माफी चाहूंगा, बता मैंने विकास सर तो कहा, विकास थारवान सर तो कहा, लेकिन आप प्रोफेशन से डॉक्टर भी हैं। तो सर जब आप डॉक्टर हैं तो आप सोचिए आपकी वो जो ज्ञान है, उस ज्ञान से तो बच्चों को आपके टॉपिक में विशेष फायदा होता ही होगा। क्या कहते हैं डॉक्टर साहब इस बारे में? अरे सर बिल्कुल, जो हमने वहां देखा, हमने तो प्रैक्टिकली देखी चीजें सर वहां पर। प्रैक्टिकली चीज है, तो हम कई चीजों को प्रैक्टिकली यहाँ बता देते हैं कि यार देखो इस चीज यहाँ पर है, इस तरह से है ये। तो उसका जो हमारा जो एक्सपीरियंस है वहां का, प्रैक्टिकल का जो एक्सपीरियंस है, वो बच्चों के बहुत अच्छा काम आ जाता है। उनको विजुअलाइज हो जाता है, एक तरह से वो विजुअल कर लेते हैं उस चीज को। सर बिल्कुल ऐसा है यहाँ पर। और विषय विशेषज्ञ का एक महत्व होता है। जब आप विषय विशेषज्ञ होते हैं तो आपको हर सवाल का मुमन जवाब पता ही होता है। सर, और एक अच्छा स्टूडेंट, अगर अर्जुन सा जिज्ञासु कोई विद्यार्थी संतुष्ट हो जाए तो उसका मतलब हम भी कहीं ना कहीं अपने आप को सफल मानते हैं। बिल्कुल सर। सर आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है चर्चा बढ़िया चल रही है, सब लोग एंजॉय कर रही होगी, ऑडियंस भी। अब मैं सर अगला सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि नीट 2025 के लिए क्या ऐसी 3 बातें हैं जूलॉजी में जिनका हमें ध्यान रखना है? सर नीट 2026 के लिए तो सर एक्चुअल में जूलॉजी के अंदर तो एक तो डायग्रामेटिक हमें देख के चलना है, क्योंकि लास्ट टाइम डायग्रामेटिक से कुछ कम क्वेश्चंस थे, तो इस बार अच्छे से आने की चांसेस बढ़ रहे हैं। बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। तो डायग्रामेटिक क्वेश्चंस पर थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। और सेकंड क्या करना है, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पर बात की जाए, क्वेश्चंस थोड़े से पूछे तो गए थे लेकिन नॉर्मल पूछ लिए गए थे,
तो अब हो सकता है कि उनपे एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन बन सकता है वहां से। जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर से हम कह सकते हैं हार्मोन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं वहां पर। ऐसे डिजीज के अंदर कुछ क्वेश्चंस बनते हैं वहां पर, जो असरसन रीजन वाले क्वेश्चंस बनते हैं वहां पर, तो उन पर फोकस करना जरूरी है इस समय अपन को थोड़ा सा। और ऐसे जेनेटिक्स के अंदर हम कह सकते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बन जाते हैं वहां पर। लास्ट टाइम कुछ कम थे, तो इस बार हो सकता है कि अच्छे लेवल से क्वेश्चंस बन जाए वहां पर। तो इन पॉइंट्स पर ध्यान देना जरूरी है। फ्रॉग के क्वेश्चन लास्ट टाइम पर भी आए थे, तो इस बार भी जरूर हमें ध्यान देना चाहिए। जो ऐड हुआ है हम कह सकते हैं, तो उस पर भी थोड़ा सा फोकस हमें जरूर करना चाहिए के बारे में। फ्रॉग के बारे में बिल्कुल सही कहना। फ्रॉग और कॉकरोच हमारे पुराने साथी हैं, इवोल्यूशन के पार्ट के चले जा रहे हैं। अब मैं सर एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि रिवीजन के लिए बच्चों को क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए? सर बिल्कुल सिंपल सा है। बच्चे को देखो, पहली तो वो बच्चा सेलेक्ट होगा पहली बात तो जिन्होंने क्लासेस रेगुलर ली होगी सर। मतलब क्लास में रेगुलर रहना बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है सर, क्योंकि बच्चे के पास मैटर ही नहीं होगा तो बच्चा पढ़ कैसे लेगा सर। क्लासेस आना उसके पास जरूरी है। क्लासेस में जो भी उसने नोट किया है वो उसके पास होना जरूरी है, लिखा हुआ होना जरूरी है। जो टीचर्स ने वहां लिखवाया है, जो एग्जाम्पल करवाए हैं, वो उसके पास में होने चाहिए। मॉड्यूल उसका होना चाहिए उसके पास में, और उसके बाद उसके नोट्स जो भी हैं, जो क्वेश्चन एक्सरसाइज है, वो उसके पास में होनी जरूरी है। और एनसीईआरटी जो है भाई, लाला जी को हिसाब मिलाना है तो वही तो दुरुस्त रखनी होगी। अगर वही दुरुस्त नहीं होगी, यानी कि हमारा लेजर प्रॉपर मेंटेन नहीं होगा, तो लास्ट टाइम पे कैसे हिसाब मिलाएंगे? सही कह रहे हैं आप। जब वो पढ़ने बैठेगा तो वो क्या नोट्स लेगा, मॉड्यूल साथ रखेगा, एनसीईआरटी साथ रखेगा। तो जब वो पढ़ने बैठेगा, क्योंकि उसने वो पहले 5 बार पढ़ चुके होंगे, तो इजीली रिवाइज हो जाएगा वो। अब जैसे वो कोई लाइन ऐसी पकड़ में आएगी, यार ये तो मेरे दिमाग में नहीं थी, तो बेस पकड़ ली उस लाइन को उसने वहां पर। और इससे क्वेश्चन आया था टेस्ट के अंदर, और वो क्वेश्चन उससे हुआ नहीं था, तो उसको पकड़ लिया कि यार ये क्वेश्चन तो यहां से बना था, मुझे पता ही नहीं था इसके बारे में। तो इन तरह से यदि रिवाइज करता है वह, तो इजीली बहुत कम टाइम में अपना रिवीजन कर सकता है। तो प्यारे बच्चों, दिसंबर का महीना लगभग खत्म होने पे है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपने अपने नोट्स को सिस्टमैटिक कर लिया है? क्या आपने डायग्राम्स को सही तरीके से लेबल्ड कर लिया है? क्या आपने अपने एनसीईआरटी और मॉड्यूल्स को सही तरह से अलाइन कर लिया है? क्योंकि नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि अब ज़्यादा समय आपके पास नहीं है। आपको बहुत अच्छे से उसको करना है, ताकि लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन में आपको प्यारे बच्चों हेल्प मिल सके। सर एक बढ़िया सा रैपिड फायर राउंड खेलते हैं। मैं आपसे फटाफट सवाल पूछूंगा और आपको उसके वन वर्ड में आंसर देने होंगे। तो सर पहला सवाल आपसे यह है कि जूलॉजी का सबसे कंसेप्ट हैवी चैप्टर कौन सा है? सर जेनेटिक्स की बात करेंगे, सर इवोल्यूशन की बात करेंगे। 2 चैप्टर ले सकते हैं इसमें सर, जेनेटिक्स और इवोल्यूशन। देखिए डॉक्टर साहब की राय है कि जेनेटिक्स और इवोल्यूशन है, तो सर इनके लिए तैयारी का वही तरीका, नोट्स, मॉड्यूल और एनसीईआरटी को प्रॉपर तरीके से पढ़ा जाए। बिल्कुल सर दूसरा सवाल ये आपसे कि डायग्राम देखना जरूरी है या खुद ड्रॉ करना? नहीं सर, डायग्राम देखना भी जरूरी है और ड्रॉ करना भी, दोनों ही जरूरी है सर। अच्छा, मतलब केवल देखने से काम नहीं चलेगा, अपने हाथ से बना के देखना है। बच्चों को बनाना आना चाहिए। ये लोग क्या करते हैं, डायग्राम देख के खुश होते रहते हैं, लेकिन उससे काम मेरे ख्याल से नहीं चल सकता सर। डायग्राम आप अपने हाथ से बनाओगे तो उसके बारे में आपको नॉलेज होगी, वो वर्ड याद होगा आपको डायग्राम का, और प्रॉपर साइट पर पता लगेगा कि ये लेबलिंग इसके लिए लिखी हुई है। क्योंकि देखने से तो ठीक है, देख लिया अपन ने, लेकिन भूल जाते हैं, मेमोरी में नहीं रहता हुआ। लेकिन यदि आपने खुद ने ड्रॉ कर लिया तो लॉन्ग टाइम तक रहेगा मेमोरी में सर। आप क्लास में सुना है बच्चों को पढ़ाते समय मोटिवेट भी करते हैं, आप पढ़ाते तो हैं ही, लेकिन पढ़ाने के साथ साथ आपका मोटिवेशन भी रहता है। तो 2026 के लिए बच्चों के लिए मैं चाहता हूँ एक मोटिवेशनल लाइन आप इस चैनल के माध्यम से जरूर बताएं। मोटिवेशनल लाइन तो यही है सर कि जो आपने पढ़ा है, जो तैयारी की है, आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, क्योंकि आप रेगुलर क्लास में आए हो। तो पहली बात तो है कि इतने सारे बच्चे हैं, सभी ने कोचिंग नहीं ज्वाइन कर रखी सर। एग्जैक्टली है ना, कुछ ने कोचिंग ज्वाइन की है, कुछ अच्छे टीचर से पढ़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात ये है भाई, कोचिंग भी ज्वाइन करी, आपने एक अच्छे टीचर से पढ़ रहे हो, तो पहला तो कॉन्फिडेंस यहीं बढ़ गया आपका। आप सेपरेट वहीं होगे कि आपने एक अच्छे टीचर से ट्रेनिंग ली है, अच्छे टीचर से टीचिंग की है, आपने पढ़ाया आपने। मोशन का भरोसा आपके साथ है। मोशन के भरोसे में सोचिए, इतने अच्छे व्यक्तित्व हमारे साथ हैं जिनको ऑल इंडिया रैंक 1 से 5 तक के अनुभव है, जो कि बहुत बड़ी बात है, जिनके हजारों बच्चे मेंटर्ड हो चुके हैं और ऑब्वियस है डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में है। तो जैसा सर ने कहा कि आपको लास्ट समय तक अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। और प्यारे बच्चों, ये सारा खेल इस सेल्फ बिलीफ का है, इस सेल्फ कॉन्फिडेंस का है कि नदिया के उस पार से ठंडी हवा आती तो है, कि नदिया के उस पार से ठंडी हवा आती तो है, और नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, लहरों से टकराती तो है। और एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों,
इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। तो जैसा सर ने कहा कि अगर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस प्यारे बच्चों आप लास्ट मोमेंट तक बनाए रखेंगे तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। तो ये थी सवाल पर चर्चा। इस चर्चा में आज के हमारे गेस्ट थे डॉक्टर विकास कुमार थारवान। सर आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, थैंक यू सर। आपने समय निकाला बच्चों के लिए। और मोशन एजुकेशन में प्यारे बच्चों ऐसी बहुत बढ़िया बढ़िया विभूतियाँ हैं जिनके साथ आपकी निरंतर चर्चा होने वाली होगी। तो हमारे साथ चैनल पर निरंतर बने रहिए। बहुत सारे एक्सपर्ट्स अब आपके सामने आने वाले हैं और आपके सवालों के जवाब देने वाले हैं। और अगर आपको लगे कि कोई सवाल अभी छूट गया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। उसके लिए हमारे एक्सपर्ट्स आपको उत्तर देने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।